नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद मुंबई के पूर्व मेयर पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी के खिलाफ भांडुप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। दत्ता दलवी पर मुंबई के भांडुप इलाके में आयोजित शिवसेना के सभा से सीएम शिंदे को गाली गलौज करने का आरोप लगा है। भूषण पलाडे नामक व्यक्ति की शिकायत पर भांडुप पुलिस ने शिवसेना यूबीटी के नेता के पूर्व मेयर दत्त दलवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 153B, 153A1C, 294, 504, 505A के तहत मामला दर्ज किया है। भांडुप पुलिस के स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में ठाकरे समूह के कार्यकर्ता जमे हो गए हैं। कार्यकर्ता थाने के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। इस समय संजय राउत और विधायक सुनील राउत थाने पहुंच गए हैं। दत्ता दलवी को क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये सवाल राउत पुलिस से पूछने वाले हैं। इसके बाद वे मीडिया से भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि रविवार 26 नवंबर को भांडुप में शिवसेना ठाकरे समूह के कोंकण पदाधिकारियों का एक सभा थी, जिसमें शिवसेना ठाकरे के पूर्व महापौर उपनेता दत्ता दलवी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। इसलिए भांडुप पुलिस ने आज सुबह 8 बजे उन्हें त्रिलोकी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिवसेना उबाथा समूह ने रविवार को भांडुप के पूर्वोत्तर मुंबई रहने वाले कोंकण निवासी की एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। इस सभा में पूर्व महापौर दत्ता दलवी ने सीएम एकनाथ शिंदे को अपमानजनक बातें कही थी। अगली खबर, उत्तरकाशी की दही सुरंग में मलबे से 17 दिनों के बाद सुरक्षित निकाले गए 41 श्रमिकों के परिवार और दोस्त खुश हैं और पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। उनके लिए ये देर से दिवाली थी, क्योंकि सुरंग में ढहने की घटना 12 नवंबर के त्योहार के दिन हुई थी। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में बचाए गए श्रमिकों राम मिलन, संतोष कुमार और राम सुंदर के परिवार उनके सुरक्षित बचाव जाने की खुशी मनाई है। फंसे हुए मजदूरों में शामिल राम मिलन के बेटे संदीप कुमार ने बचाव कार्य से लगे सभी लोगों को धन्यवाद दिया है। संदीप ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। मेरे रिश्तेदार मेरे पिता को वापस लाने के लिए उत्तराखंड गए हैं। मैं बचाव अभियान में शामिल होने के लिए लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बचाए गए एक श्रमिक संतोष कुमार की मां ने सफल ऑपरेशन के लिए केंद्र सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमने संतोष से फोन पर बात की है, वे फिलहाल अस्पताल में हैं। आज हमने दिवाली मनाई है। हम केंद्र सरकार और बचाव कर्मियों को धन्यवाद देते हैं। संतोष के एक अन्य रिश्तेदार ने कहा कि जब उन्होंने संतोष से टेलीफोन पर बात की तो उन्हें चिंता न करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमसे चिंता न करने को कहा और कहा कि वे जल्द ही लौट आएंगे। श्रावस्ती के 6 लोग सुरंग के अंदर फंसे हुए थे। एक अन्य रिश्तेदार ने खुशी और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम खुश हैं, हम दिवाली मना रहे हैं। हमारे बच्चों को सुरंग से सुरक्षित निकालने के लिए सरकार का धन्यवाद देता हूं। हम अपने बेटे से बात की और उसने कहा कि वह अच्छा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में बचाए गए श्रमिक राम सुंदर की मां धनपति ने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों के बचाव अभियान के बाद पूरे गांव में दिवाली मनाई गई है। अगली खबर, तेलंगाना में पुलिस ने 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मंगलवार शाम से ही चुनाव प्रचार थमने के तुरंत बाद पूरे राज्य में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने शराब की दुकानें 48 घंटे के लिए बंद करने के भी आदेश दिए हैं। गुरुवार शाम को मतदान समाप्त होने के बाद ये दोबारा खुलेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां मुफ्त शराब और नकदी के वितरण को रोकने के लिए कड़ी निगरानी करने में लगी हुई है। 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने 730 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, शराब, सोना, ड्रग्स और मुफ्त चीजें जब्त की है। चुनाव आयोग ने बाहरी लोगों को निर्वाचन क्षेत्र से छोड़ने का भी आदेश दिया है। सीईओ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रिंट मीडिया केवल स्वीकृत विज्ञापनों को प्रकाशन की अनुमति होगी। स्टार प्रचारकों और अन्य राजनीतिक नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधित करने और चुनावी मामलों पर साक्षात्कार देने से परहेज करने का निर्देश भी दिया गया है। सभी 119 निर्वाचन क्षेत्र में 3.26 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र में हैं। अधिकारियों ने कुल 35,655 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कुल 3,26,02,799 मतदाता हैं, जिनमें 1,62,68,418 पुरुष हैं, तो वहीं 1,63,01,705 महिला और 26,076 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। अगली खबर, 5 राज्यों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में धुआंधार प्रचार अभियान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 4 दिवसीय यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचे हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि मंगलवार को देर रात वायनाड पहुंचे गांधी ने 1 दिसंबर तक वहां रहेंगे और
कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंगलवार को तेलंगाना के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन थे। राहुल गांधी ने गिग श्रमिकों, स्वच्छता कर्मचारी और ऑटो चालकों से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करने के अलावा अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक संयुक्त रोड शो भी किया। नेता 4 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र से 3 दिन पहले 1 दिसंबर की रात को दिल्ली लौटेंगे। पिछले 45 दिनों में उन्होंने 5 चुनावी राज्यों में कई सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है। अगली खबर, राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी ने राज्य के 10,755 रोजगार सृजन की क्षमता वाले 3,607 करोड़ रुपए के 62 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। बुधवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक की अध्यक्षता भारी एवं मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल ने की है। समिति ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 2088.44 करोड़ रुपए है। इनमें 6,360 नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। कुछ शीर्ष निवेशकों ने टेक्सास स्टील्स, हंड्री शुगर्स एंड इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रेन लाइफ साइंस, अल्पाइन इथेनॉल, रिसर्च लेबोरेटरी शामिल हैं। कुल 62 प्रस्तावों में लगभग 51 निवेश परियोजनाएं 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए के बीच की है, जिनकी कुल लागत 941 करोड़ रुपए की है, जो कर्नाटक के भीतर 4,395 रोजगार सृजन करने की क्षमता का वादा करती हैं। समिति द्वारा 587.35 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश वाली 3 परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है। अगली खबर, 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री बुधवार की ममता के सरकार के खिलाफ कोलकाता में रैली करने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों से 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में मतदान हो चुका है, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनाव परिणाम आने से पहले ही अमित शाह 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वे आज कोलकाता की धर्मतल्ला की एक रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अमित शाह बुधवार को राज्य की राजधानी कोलकाता में हुंकार भरते नजर आएंगे। भाजपा ने अमित शाह की रैली को प्रतिवाद सभा का नाम दिया है और कोलकाता चलो के नारे के साथ रैली की बड़ी भीड़ ले जाने की योजना भी तैयार कर ली है। शाह की यह रैली उस जगह पर होगी जहां कुछ महीने पहले राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की एक बड़ी रैली हुई थी। रैली में परमिशन को लेकर कोलकाता पुलिस और स्थानीय प्रशासन से चले विवाद के बीच कोलकाता हाईकोर्ट की अनुमति के बाद भाजपा यह रैली कर रही है। पार्टी की कोशिश इस रैली के जरिए उन लोगों की आवाज को प्रमुखता से उठाने की है जिन्हें केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाजपा नेता इसके लिए राज्य की ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगली खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंकों की जांच एजेंसियों द्वारा जानकारी मांगे जाने के मसले को गंभीरता से न लेने पर फटकार लगाई है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंकिंग अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि पुलिस के साइबर अपराध के प्रकोष्ठों की ओर से सूचना मांगने की प्रक्रिया को सीरियसली लिया जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि जांच एजेंसियों को सटीक जानकारी कम से कम समय में मिले। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी वाले लेन देन और ग्राहकों को धोखा देने से संबंधित मामलों पर सुनवाई के बाद जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की कई बैंकों को जांच एजेंसियों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने के लिए रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने अधिकारियों को या अदालतों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूछे गए हैं सवालों द्वारा बैंक को तुरंत जवाब नहीं देने पर चिंता जताई है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पुलिस या अदालतों द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन को लेकर बैंक के लिए कोई निर्देश है या नहीं। साथ ही उन मामलों से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है या नहीं जहां आरोपी विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, जिससे दिल्ली पुलिस के लिए साइबर अपराध पर अंकुश लगाना मुश्किल हो गया है। दरअसल न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों के साइबर अपराध प्रकोष्ठ के बीच समन्वय की जरूरत पर जोर देते हुए केंद्र सरकार को सभी कक्षों की एक बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश भी दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।